हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज़ फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज यूट्यूब चैनल। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं बेस्ट क्वालिटी बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको पता है कहाँ मिलेगा? करेक्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज पीएच बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बारे में कहीं ना कहीं हमने सुना ही है कि कुछ पीएच होता है किसी सॉल्यूशन में, या पीएच नॉर्मली आपने सुना होगा कि बॉडी का पीएच क्या है, ब्लड का पीएच क्या है, ये सब चीज़ें तो सुनिए। अब वो चीज़ें तो सुनिए, वहाँ पे एक नंबर आ जाता है, पीएच में एक नंबर मिल जाता है हमें कि हाँ ये 7 पीएच का है या 6.5 पीएच है। बट ये होता क्या है एग्जैक्टली? ये हमारा एक न्यूमेरिकल स्केल होता है जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन की, या आप ऐसे मान के चलिए आपका कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें स्पेसिफाई हो जाएगा आपका एसिडिटी और एल्कैलिनिटी को। तो वो चीज़ हमें क्लियर हो गई है। और आप इसको जब डिफाइन करोगे ना, तो नेगेटिव बेस 10 लॉगरिथम ऑफ द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, बस यही है आपका। क्या है ये? नेगेटिव लॉगरिथम है 10 का, और उसका क्या है? हाइड्रोजन आयन। बस इतना ही है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम मेजर करते हैं मोल्स पर लीटर में। किस में मेजर करते हैं? मोल्स पर लीटर में। पीएच स्केल है हमारा। पीएच स्केल में आपको टिपिकली रेंज अगर देखने को मिलेगी, वो मोस्टली 0 to 14 होती है। मोस्टली क्या होती है? 0 to 14 है। ऑल्दो हालांकि देखा जाए जो वैल्यू लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 14 है, वो या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा या स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। ये नेचर होता है किसी भी आपके एक्वस सॉल्यूशन का। न्यूट्रल जो हो जाता है वो आपको पता है वो मिडिल में हो जाएगा 7 पर जाकर। जैसे हमारा प्योर वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस, 7 pH पे वो न्यूट्रल माना जाता है। लेस देन 7 होगा वो हाई कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की होगी, तो मतलब आप समझ जाओगे कि ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है। बेसिक या एल्कलाइन सॉल्यूशन पीएच उसका ग्रेटर देन 7 रहता है, जहाँ पे लो कंसंट्रेशन होता है हमारे हाइड्रोजन आयन का। इंपॉर्टेंस ये है कि इससे हमें ये चीज़ पता चलती है, जैसे हमारा केमिकल रिएक्शन होने वाला है तो पीएच इन्फ्लुएंस करता है रिएक्शन रेट को भी। ठीक है, हम लोग इसलिए अपने सॉल्यूशन का जो पीएच है वो मेंटेन करके रखते हैं। साथ ही साथ जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, इन्वायरमेंटल साइंस है, मेडिसिन है, हर जगह पीएच की वैल्यू है। हर जगह आपका पीएच कुछ ना कुछ अफेक्ट करता है, कुछ ना कुछ रेगुलेट करता है। तो इसलिए हमारा पीएच जो है वो इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट, समझ गए क्या है पीएच? अब ये मत बोलना कि एसिड बेसिक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पीएच भी कुछ है, उसका बेचारे का चलो नामकरण हुआ है तो किसी वजह से ही हुआ होगा कुछ, चलो वो तो अंदर की बात है कि एसिडिक बताता है, बेसिक बताता है, वो चीज़ है। अब ये थोड़ा सा ना इम्पॉर्टेंट है, इसको भूल मत जाना, ठीक है। सोरेनसन पीएच में क्या होता है? ये पीएच स्केल हमारा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ही करता है किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी और एल्कैलिनिटी को। ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बट ये इंट्रोड्यूस किया था एक डैनिश केमिस्ट थे, सोरेन पैडर लॉरेंस सोरेनसन। उन्होंने 1909 में इसको इंट्रोड्यूस करा था। उन्होंने जस्ट इतना बोला था कि ये स्केल सिंप्लीफाई कर देगा कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कैसा है। उससे आप बता सकते हो कि किस तरीके से आपका जो सॉल्यूशन है किस रेंज में आता है। अब देखो, हमें पता है 0 से अगर नीचे चला जाए तो ज़्यादा सुपर एसिडिक हो जाएगा, और अगर वो 14 से अबव चला जाता है तो सुपर बेसिक हो जाता है। ये हमें एक चीज़ पहले से ही क्लियर है। अब इन्होंने ये दिखाया है इस स्केल में कि अगर और चीज़ें भी हैं, ठीक है, केमिकल्स के अलावा जो चीज़ें हैं, जैसे हमारा प्योर वाटर 7 pH पे आता है, यूरिन या मिल्क हमारा 6 में आता है, कॉफ़ी 5 में आती है। तो एक समझो, अगर आपको कभी भी एसिडिटी हो रही है, आप कॉफ़ी पी रहे हो, तो चांसेस हैं हो सकता है आपको एसिडिटी कॉफ़ी की वजह से हो। देन आपका अमोनिया है, बेसिक में आ जाता है, गैस्ट्रिक एसिड में 2 में आ जाएगा, -1 में HCl आ जाता है। अब जो डेफिनेशन है हमारे पीएच की, वो स्टैंड करती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब कोई पीएच बोले तो देखो भाई, क्लास में ये तो बोलना मत कि पीएच एसिडिक बताता है, बेसिक बताता है, नहीं। पीएच हमारा स्टैंड करता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के लिए, और उसको मैथमेटिकली हम ऐसे डिफाइन करते हैं, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग
लॉगरिथम 10 हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। समझ गए? कोई भूलेगा नहीं और कोई इसको उल्टी चीज नहीं बताएगा, गलत नहीं बताएगा। अब हाइड्रोजन हमारा ऐसा मोलर कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का, किसमें? सॉल्यूशन में। देन आपका लॉगरिथम स्केल आ जाता है जहाँ पे आपका होल नंबर है, या आप ऐसे बोलो ईच होल नंबर चेंज इन पीएच। जितना होल नंबर चेंज होगा पीएच में उससे रिप्रेजेंट होता है 10 फोल्ड चेंज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये चीज यहाँ हो गई। देन आपका एग्जाम्पल है, एक सॉल्यूशन में पीएच है 3, तो वो क्या हो गया? 10 टाइम्स मोर एसिडिक है देन वन विद पीएच ऑफ 4। देख रहे हो, सिर्फ एक के डिफरेंस से ही कितना कुछ चेंज हो जाता है। 10 टाइम हमारा ज़्यादा एसिडिक है pH 3 वाला सॉल्यूशन। स्केल है, स्केल तो टिपिकली हमारा कितना रेंज में आता है? 0 to 14 आता है। एसिडिक है सॉल्यूशन तो लेस देन 7 है, इज इक्वल टू न्यूट्रल है तो 7 है, और ग्रेटर देन 7 बेसिक है। इंपॉर्टेंस ये है कि आपका जो pH है सॉल्यूशन का वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है, किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करता है, किसी की इस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी तक को अफेक्ट करता है। कुछ चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होती किसी चीज़ में। अब हमारी बहुत सारी क्रूशियल फील्ड्स हैं, या आप ऐसे बोलो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे आपको बहुत टाइम देखने को मिलेगा कि हाँ पीएच इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारी चीज़ों को। केमिकल रिएक्शन से आप इसको इंक्लूड कर सकते हो हमारे केमिस्ट्री में। ठीक है, हमारी केमिस्ट्री में आ गया। बायोलॉजिकल प्रोसेस ये हमारा बायोलॉजी में आ जाएगा। देन मेडिसिन में जाओगे आप, एग्रीकल्चर, ये फार्मास्यूटिकल्स में आ गया, एग्रीकल्चर में चले जाओ, एनवायरनमेंट, हर जगह पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट में पीएच ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोरेनसन स्केल आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो वो चीज़ याद रखना, वो तो आप याद रख ही लोगे आई गेस, आपके पास नोट्स हैं, वीडियोज़ हैं, सब कुछ है, तो ईजी है ना यार। अब पीएच का डिटर्मिनेशन होना है। जो आपका एक्यूरेट पीएच मेजरमेंट होता है वो हमारी लैब्स में, इंडस्ट्री, रिसर्च लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे क्या होता है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं या आपका जो डेटा है वो खराब भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, जस्ट बिकॉज पीएच की वजह से। आप उसको कैसे मेजर करोगे? एक तो हमारा इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है जिससे हम पीएच मेजर कर सकते हैं, एक आपका कॉलोरोमेट्रिक मेथड है जिसमें हम इसके थ्रू भी पीएच मेजर कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड में आपका ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये होता है गैल्वेनिक सेल का, जिसमें जो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, पीएच सेंसिटिव मान के चलो, एक इलेक्ट्रोड होगी जो हम यूज़ करेंगे, उसको डिप करेंगे अपने किसी भी सॉल्यूशन में, देन आपको एक डिजिटल मॉनिटरिंग पे या डिजिटल डिस्प्ले पे आपको उसका दिखाई देगा कि इस टाइम पीएच कितना आया है। बस इतना होता है। मोस्टली अगर लैब में जाओगे ना, आप फार्मास्यूटिक्स की लैब में जाना, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड का, या आप ऐसे बोलो पीएच स्केल मिल जाएगा, पीएच मीटर मिल जाएगा, इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ग्लास इलेक्ट्रोड रहती है जिसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, फिर पीएच मेथड, पीएच मीटर है। अब प्रोसीजर में क्या होता है, आपको कैलिब्रेट करना पड़ता है अपने पीएच मीटर को। हमें क्या है, हमें हमारे पास ना लाइक बफर टैबलेट्स होती हैं। अगर आपने लैब्स में कभी देखा होगा, किसी ने पीएच को कैलिब्रेट करना है या पीएच मीटर को कैलिब्रेट करना होता है, तो बफर टैब होती है, उनको हम डालते हैं, डिसॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम अपना जो पीएच का इलेक्ट्रोड होता है वो उसमें डिप करेंगे। हमारा जो बीकर है उसमें हम डिप कर देते हैं इलेक्ट्रोड को। जब डिप करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ इतना पीएच है। बफर का तो हमें पता है ना, यहाँ आके 7 पे रुक जाएगा, ये आके इस पे 5 या 6 पे रुक जाएगा, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाता है, हमारा कैलिब्रेशन हो जाता है। हम एटलीस्ट कैलिब्रेट करके काम कर रहे हैं तो वो बेटर है, गलती होती नहीं है वहाँ पे। फिर आप अपने जो इलेक्ट्रोड्स है आपने कैलिब्रेट कर लिया, उसको डिस्टिल वाटर से वॉश करो, और वॉश करने के बाद इलेक्ट्रोड को फिर टेस्ट सॉल्यूशन में चेक करो कि कितना पीएच है। और जब आप पीएच रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, पीएच रिकॉर्ड कर दिया, अगर फॉर एग्जाम्पल उसका पीएच जो आपको डिजायर्ड पीएच चाहिए था वो नहीं आता, तो आप कैसे ठीक करोगे? आप या तो इसमें क्या डालोगे, NaOH डालोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के लिए, और अगर आपको एसिडिक करना है, उसको ज़्यादा बेसिक है, तो आप क्या डालोगे, HCl यूज़ करोगे। ये दो ही आप इजी टू मेंटेन कर सकते हो किसी भी सॉल्यूशन का पीएच। एडवांटेज ये होता है, एक्यूरेसी के लिए ज़रूरी है, आपको प्रिसाइज रिजल्ट चाहिए उसके लिए ज़रूरी है। फिर बहुत सारा रेंज होता है, पीएच की हमें एक रेंज चाहिए होती है जिसके बेसिस पर ही हम काम करते हैं। फिर आपका कलर्ड या टर्बिट
सॉल्यूशंस में भी मेजर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ क्लियर सॉल्यूशन ही चाहिए, उसकी इतनी ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत नहीं है। आप उसमें नॉर्मल किसी कलर्ड सॉल्यूशन में भी पीएच चेक कर सकते हो, टर्बिड सॉल्यूशन में भी पीएच चेक कर सकते हो। आप इसको रिसर्च लैब में, क्वालिटी या क्यूसी मैन्युफैक्चरिंग में, फिर क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में हम इसको यूज़ करते हैं। अब कॉलोरीमेट्रिक मेथड होता है जिसमें कलर चेंज पर डिपेंड करता है पीएच सॉल्यूशन का, ठीक है। अगर आपने देखा होगा, आपके पास कभी भी देखना लिटमस पेपर या फिर एक पीएच टेस्ट आते हैं, उसमें ना कलर चेंज होता है, ठीक है। ये उससे रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप उसमें रहते हो ना लैब्स में, तो पीएच पेपर रहते हैं, उसको मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। सिर्फ उससे देखो एक्यूरेसी नहीं आएगी, प्रिसाइज रिजल्ट आपको नहीं बताएगा। कलर तो दो एक जैसे दिख भी सकते हैं, नहीं भी दिख सकते हैं, तो डिपेंड करता है। अगर कलर ब्लाइंड है तो पता चला तो कुछ का कुछ पीएच हो गया उसका। तो यूटिलाइज करने के लिए हम ये अलग, वो चीज़ जो पेपर वाली है वो अलग है, बट हाँ ऐसा ही होता है। पीएच इंडिकेटर है जिसमें कलर चेंज देखना जाता है हमारे सॉल्यूशन के पीएच के बेसिस पर। अब इंडिकेटर है, अब जैसे इंडिकेटर है, अगर वीक एसिड और वीक बेस है तो उसका डिफरेंट कलर होगा प्रोटोनेटेड फॉर्म में और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में। देखो यहाँ लिटमस की बात हो गई, साथ ही साथ फिनोल्फ्थलीन है या मिथाइल ऑरेंज है। बहुत सारे कॉमन इंडिकेटर्स हैं जिसको यूज़ करके हम इस मेथड को यूज़ पीएच पता कर सकते हैं। आपको फ्यू ड्रॉप्स लेनी है किसी इंडिकेटर की, या आप एक तरीके से लो, उसको टेस्ट सॉल्यूशन में डाल दो। टेस्ट सॉल्यूशन में जैसे ही आप उसको ड्रॉप करोगे तभी कलर चेंज हो जाएगा, वो आप ऑब्जर्व कर लो। फिर आप अपने स्टैंडर्ड पीएच कलर चार्ट से मेजर कर लेना या एक कंपेयर कर लेना। तो क्या होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, कौन सा कलर आया है। अगर थोड़ा सा ग्रीनिश है तो आप क्या बोलोगे, पीएच कितना है इसका। अब ग्रीनिश में भी बड़े सारे कलर होते हैं, डार्क ग्रीन, लाइम ग्रीन और टर्कोइज, बहुत सारे हैं। तो आपको एक तरीके से आपको ये बीच का पार्ट देखने को मिलेगा कि स्लाइटली एसिडिक से स्लाइटली एल्कलाइन है, और बीच में हमारा जो ग्रीन होगा, एग्जैक्ट ग्रीन, वो हमारा न्यूट्रल होता है। फिर आप रेड में चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका ज़्यादा एसिड हो जाता है। ये चार्ट के हिसाब से अगर रेड की तरफ जाओगे तो आप कह सकते हो कि ज़्यादा एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे मान के चलो, ठीक है। देन अगर आप थोड़ा सा पर्पल की तरफ जाओगे, ये मैं आपको एंड पॉइंट, आप एक बार ना कलर चार्ट और देख लेना, तो उससे आपको इजी हो जाएगा कि हाँ कि किस साइड क्या क्या होता है। एसिड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा एक तरीके से, करेक्ट। आप ऐसे समझो जितने ब्लू कलर आने वाले हैं, या ब्लू कलर से ऐसा चलता है ना, पेल ब्लू, डार्क ब्लू, वायलेट, पर्पल, तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेसिक की तरफ मूव कर रहा है। और ग्रीन से जैसे स्टार्ट होना शुरू होता है, येलो, बीज, ऑरेंज, पिंक, रेड, तो वो कहाँ चला जाता है, वो हमारा एसिडिक की तरफ चला जाता है। तो उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब एडवांटेज है, सिंपल है, पैसा ज़्यादा नहीं लगने वाला, जल्दी आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा एक तरीके से प्रिसाइज नहीं है। आप इंटरप्रिटेशन में भी थोड़ी गलती कर सकते हो, कलर भी सूटेबल नहीं हो सकता है। वही चीज़ बोली थी कि आपको प्रिसाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आपको इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड के थ्रू मिल जाएगा, बट एजुकेशनल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मोर देन इनफ है। उसके लिए आप काफ़ी है कि हाँ आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब जहाँ पे इक्विपमेंट्स आप लेकर नहीं जा सकते फील्ड टेस्टिंग में, तो क्या करोगे, तब तो यूज़ करोगे ना अपने इसी मेथड को, कॉलोरीमेट्रिक मेथड को, ठीक है। ये हो गया। देन हमारा बफर्स आते हैं। अब हमने बफर कहाँ देखा था, एक चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी, बफर सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसकी वजह से देखा जाता है कि आप फॉर एग्जांपल एक सिस्टम ऐसा होता है जो हमारा चेंज को मिनिमाइज करता है, या जो हमारे पीएच में चेंज होने वाला है उसको कम कर देगा अगर हम स्मॉल अमाउंट एसिड और बेस को ऐड करते हैं। क्या बताया था अभी ऊपर, बताया था एक सॉल्यूशन को अगर हमें मेंटेन करना है तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, बेस डाल देंगे थोड़ा सा, तो जो पीएच है उसको कम कर देंगे। फिर एसिड है, उसका अगर हम HCl डालेंगे तो उसका जो बेस हो रहा था ज़्यादा वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। अब जिससे आपका कंपोनेंट है, वीक एसिड है उसके साथ कॉन्जुगेट बेस है, फॉर एग्जांपल आपका एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, वीक बेस है कॉन्जुगेटेड अमोनियम क्लोराइड। ये तो नॉर्मल हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बफर्स होते क्या हैं, केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा है हम लोगों ने ये सब चीज़ें, है ना। अब एसिडिक बफर है, इसमें हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है,
आपका कॉन्जुगेट बेस रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन आयन से, जिससे कि वो एक वीक एसिड बना सके। ठीक है, हमारा कॉन्जुगेट बेस जो है वो रिएक्ट करेगा किससे, हाइड्रोजन आयन से, तो क्या बनेगा, हमारा वीक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे ज़्यादा पीएच में चेंज नहीं आएगा। और बेस का भी ऐसे ही है सेम उसमें, बस इसमें क्या होता है, वो उसमें रिएक्ट करता है, इसमें डोनेट कर देता है हाइड्रोजन आयन को, जिससे वाटर फॉर्म हो जाता है। तो ये सेम है, हमारा बेसिक बफर में भी ऐसा ही होता है, कुछ डिफरेंस नहीं आता वहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस है, वहाँ वीक बेस और क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। अब बफर का यूज़ कहाँ है, बहुत सारी जगह, लैब्स में, इंडस्ट्रीज़ में, मेडिसिनल पर्पस, मेडिकल यूज़ में, यहाँ पर्टिकुलर हम इस जगह यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, कभी भी केमिकल रिएक्शन का पीएच डिपेंड करता है, अगर रिएक्शन किसी पीएच डिपेंडेंट है तो हमें पीएच मेंटेन करनी है। बायोलॉजिकल सिस्टम में एंजाइम एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होता है, फॉर्मुलेशन के लिए ज़रूरी है। आपका एग्जाम्पल हमने ये देखा था, एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट, फॉस्फेट बफर होता है, बाइकार्बोनेट बफर है, तो बायोलॉजिकल सिस्टम में हम फॉस्फेट बफर यूज़ करते हैं जो इफेक्टिव होता है 7.2 पीएच पर, और बाइकार्बोनेट बफर होता है ब्लड प्लाज्मा में, जिससे कि पीएच 7.4 रह सके। करेक्ट। अब बफर की इक्वेशन आती है, इक्वेशन, इसको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद करके जाना। बफर इक्वेशन बोल लो या आप इसको हेंडरसन हेजल बैल्श इक्वेशन बोल लो, जिसमें हम पीएच कैलकुलेट करते हैं किसी भी बफर सॉल्यूशन का, और वो किस पे बेस्ड होगा, वो उसके कंसंट्रेशन पर बेस्ड होगा। जो हमारा कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन पर बेस्ड रहेगा। ठीक है। एसिडिक बफर के लिए जो हमारी इक्वेशन होती है pH इज इक्वल टू PK, ये हमारा नेगेटिव लॉगरिदम होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का। फिर यहाँ पे हमारा log 10 आ जाएगा। A हमारा रिप्रेजेंट करता है कॉन्जुगेट बेस को, ठीक है, ये कॉन्जुगेट बेस है, और HA हमारा है वीक एसिड। ठीक है, ये समझ जाना। बस इसी की इस इस बफर में, एसिडिक बफर की इक्वेशन ये होती है। अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन में क्या क्या चीज़ आती है, थोड़ी सी सिंपल है। आपका ये डिसोसिएशन एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसकी पहले इक्वेशन जो स्टार्ट होती है वो आयनाइजेशन होता है हमारे वीक एसिड का। क्या होता है, आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। उसमें हमें पता है यहाँ पे HA आ जाएगा हमारा वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर आ जाएगा H2O, और ये रिवर्सिबल है ना, तो ये हमारी ऐसे रिएक्शन हुई हाइड्रोजन प्लस, और यहाँ पे हमारा A माइनस, ये ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आपके पास ये क्या आएगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये आएगा। और इसके बाद आपको इस तरीके से इसको पुट कर दोगे इक्वेशन में। अब देन हम इसको नेगेटिव लॉग RHS और LHS के बेसिस पर सॉल्व आउट करेंगे। सॉल्व आउट करने के बाद हमारा ये आता है, ठीक है। अब जब ये आएगा तो नेगेटिव लॉगरिदम लेंगे हम। नेगेटिव लॉगरिदम जब लेते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, हमारे पास इक्वेशन आ जाती है जो हमने ऊपर देखी थी ना, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग, और यहाँ पे इसके अपॉन में आपको देखने को मिल जाएगा A माइनस अपॉन HA। यही है, सेम इक्वेशन हम फॉलो करते हैं बेसिक बफर में। अगर आपको हेंडरसन हेजल बैल्श इक्वेशन पढ़ना है तो आप नीचे कमेंट करके बता देना कि इसको थोड़ा सा, इसकी जो डेरिवेशन है उसकी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, एक अलग से छोटी सी 5-10 मिनट्स की वीडियो बना के, या फिर उसकी एक इक्वेशन के बारे में ही एक्सप्लेन कर देंगे। ये तो इतना ज़्यादा ओपन में नहीं है, बट हाँ अगर आप डेरिवेशन करने चलो तो एक एक चीज़ को समझाने में टाइम लगता है, बट आप एग्जाम के टाइम पे इसको ऐसे ही लिख के आओगे एज सच तो इजीली आपको मार्क्स आ जाएंगे, कि आपके मार्क्स कहीं डिडक्ट नहीं होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। बट अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में तो हम इसको थोड़ा सा डेरिवेशन इसकी ज़्यादा ओपन करके वो कर लेंगे, उसकी भी एक अलग से वीडियो बना लेंगे, ठीक है, या एक अलग से क्लास ले लेंगे जैसा आपको ठीक लगे। अब एप्लीकेशन है कि हमें डिज़ाइन करना है बफर, प्रिडिक्ट करना है पीएच चेंज के लिए, तब ज़रूरी है। देन लिमिटेशंस आ जाती हैं अजम्पशंस की, टेम्परेचर डिपेंडेंस की, तो ये सारी चीज़ें हैं। देन बफर कैपेसिटी है। अब
क्वांटिटेटिव मेजर होता है कि एक बफर की एबिलिटी वो पीएच चेंज को रेजिस्ट कर सके। ठीक है, आपका जो बफर है उसके पास एक एबिलिटी है या उसके पास एक ऐसी पावर होती है जिससे कि वो पीएच चेंज नहीं होने देता। ठीक है, अब ये जैसे आपका यहाँ पे ये इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, जहाँ पे आपको बफर कैपेसिटी के बारे में देखने को मिलेगा कि कितने अमाउंट का स्ट्रॉन्ग एसिड है या बेस हमने ऐड किया है अपॉन चेंज इन द पीएच रिजल्टिंग फ्रॉम द एडिशन के बाद क्या चेंज आ रहे हैं, फैक्टर्स क्या अफेक्ट होंगे, कंसंट्रेशन अफेक्ट हो सकता है, एसिड टू बेस का रेशियो अफेक्ट हो सकता है, टोटल बफर कॉन्सेंट्रेशन, सेम वही चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन तो होगा ही होगा, स्टेबिलिटी में आ सकता है प्रॉब्लम। अब जैसे बफर है फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई फंक्शन है या स्टेबिलिटी रखना है फार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल सिस्टम में तो बफर इंपॉर्टेंट होता है। देन आपका फार्मास्यूटिकल बफर्स हैं, जैसे उसका पर्पस है स्टेबिलिटी को बनाए रखना, सॉल्युबिलिटी को मेंटेन करना, एफिकेसी और सेफ्टी को बढ़ा सके या उसको मेक श्योर कर सके कि हाँ इफेक्ट देगा या एफिकेसी है इसकी या नहीं, या सेफ है या नहीं इससे। ठीक है, ये इसका पर्पस होता है। आपकी इंजेक्टेबल प्रिपरेशन है, ऑप्थेल्मिक है और ओरल मेडिकेशन है, वहाँ पे आपको पीएच लाइक एक डिजायर्ड पीएच पर ही फॉर्मुलेशन होनी चाहिए, वरना जो यूज़ करेगा उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपका स्टमक का एसिड गड़बड़ हो सकता है, आइज़ में लाइक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आपका वेन्स में टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं अगर ये नहीं हुआ तो, क्योंकि बहुत सीरियस इश्यूज हैं बफर्स के भी। अब सिट्रेट बफर हैं, फॉस्फेट, ये एग्जाम्पल्स है कॉमन बफर सिस्टम। अब देन आपके बायोलॉजिकल बफर्स आते हैं, जैसे हमारा फिजियोलॉजी की बात करें तो होम्योस्टेसिस में हमारा एक बॉडीली फ्लूइड का पीएच होता है जो बहुत क्रूशियल है, आप ऐसा समझो बहुत ज़रूरी है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। देन एंजाइम की एक्टिविटी, मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन होती हैं हमारी बॉडी में, या आप ऐसे समझो कि बॉडीली फंक्शंस में किस तरीके से पीएच की इम्पॉर्टेंस है। और अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस एग्जाम्पल ले लो, पीएच अफेक्ट होता है तो आपका मेटाबॉलिक पाथवे खराब हो सकता है, एनर्जी प्रोडक्शन में गड़बड़ हो सकती है, मतलब खराब नहीं हो सकता, थोड़े बहुत चेंजेस आने से तो पता चल जाएगा ना कुछ तो गड़बड़ हुई है बॉडी में, सेम वैसा ही होता है। अब जैसे आपके मेजर बायोलॉजिकल बफर्स हैं, जैसे बाइकार्बोनेट है ब्लड प्लाज्मा में, फॉस्फेट बफर इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स किडनीज में एक्टिव रहता है, प्रोटीन बफर्स होते हैं। अब जैसे अमाइनो एसिड प्रोटीन है, वो एज अ प्रोटीन बफर की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि उनमें फंक्शनल ग्रुप है। अब ये यहाँ पे टेबल हमारा इम्पॉर्टेंट है, इसमें देखो ब्लड प्लाज्मा है, उसका पीएच लेवल कितना है, बफर सिस्टम क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कितना पीएच आता है, फॉस्फेट बफर क्या है, ये सारे आपको बॉडी फ्लूइड के हिसाब से कितनी पीएच वैल्यू होनी चाहिए और बफर सिस्टम की हो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कि आपका कल के दिन आपसे कोई पूछ ले, अच्छा बताना ब्लड प्लाज्मा का पीएच वैल्यू क्या होता है, और आप बता ही नहीं पा रहे हो, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन आता है, बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी होता है जहाँ पे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को मैच करना होता है। अगर जैसे आप कुछ भी एक्सटर्नली देते हो या कुछ भी ऐसा एक्सटर्नल फॉर्मुलेशन हुआ है जो बॉडी में जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक तरीके से बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर से मैच करना पड़ेगा। जैसे हमारा ब्लड है, टीयर है, देन ओनली वो वर्क कर सकता है। साथ ही साथ हमें पीएच एनवायरनमेंट भी स्टेबल रखना है, जब अगर हम बफरिंग सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो भी देखना पड़ता है। कुछ ऐसे सॉल्यूशन है जो बहुत ज़रूरी हैं, उनको देखना है। आपकी ऑप्थेल्मिक है या आईवी रूट्स हैं, उनको देखना पड़ता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में ये हमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमें पता है क्या क्या आने वाला है। एक तो हमारा आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये तो सबने पता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। अगर कोई पूछता है बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आप उसको लिखना, फिर टाइप्स लिखना। अब आइसोटोनिक जो है वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो हमारी बॉडी फ्लूइड से मैच करता है, 0.9% NaCl, नॉर्मल सेलाइन को हम इसकी बात करें, नॉर्मल सेलाइन की। अब जैसे हाइपोटोनिक है, उसमें क्या होता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होता है, जैसे वाटर सेल के अंदर मूव करेगा तो उससे स्वेलिंग हो सकती है। 0.45% NaCl है जो हाफ नॉर्मल सेलिन है। अब ये भी डिपेंड करता है, हाइपरटोनिक में हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन हो जाएगा कि मूव आउट हो जाएगा, हमारा सेल श्रिंक हो सकता है इसकी वजह से, जैसे 3% NaCl। तो हमें याद रखना है NaCl का कंसंट्रेशन कितना कितना है या NaCl का परसेंटेज कितना है। अब आइसोटोनिक है तो वहाँ 0.9 है,
ठीक है, 0.9% हो गया। अब हाइपो है, हाइपो में हमें पता है 0.45% हो गया NaCl, हाइपर में हमारा 3% है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। अब आइसोटोनिसिटी होती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मैच करती है जिससे कि हमारा सेल डैमेज ना हो सके। बस हमें क्यों आइसोटोनिसिटी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ध्यान रखना है, हमारी बॉडी को भी तो देख कर चलना है। उसके पता चला हमने उसके सेल ही डैमेज कर दिए अपने वो फॉर्मुलेशन के चक्कर में, तो इसलिए मेंटेन होना चाहिए। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है जहाँ पे आई कंफर्ट होता है कि ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में अगर पीएच मेंटेन रहा, सो नॉट या लाइक आपका बफर्ड मेंटेन रहा, तो उससे क्या होगा कि आईज में कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगा, और साथ ही साथ आपके सेल डैमेज नहीं होंगे। अगर हम सेल्स की बात करें, कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिसके थ्रू हम आइसोटोनिसिटी को मेजर कर सकते हैं, जैसे क्रायोस्कोपिक मेथड है, हीमोलाइटिक मेथड होता है। क्रायोस्कोपिक मेथड में हम सॉल्यूशन देखते हैं या इवैल्यूएट करते हैं कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना है, ठीक है, उसको देन डिटरमाइन करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को। आपका सॉल्यूट, प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट जो है वो कम होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। आपका जो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट कंपैरेटिवली किससे कम होना चाहिए, आपके सॉल्वेंट से कम होना चाहिए। अब जो डिग्री है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की, वो कैसे, ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है, इसका खुद का डिप्रेशन है, ठीक है। ये कोरिलेट करेगा, बेचारा इतना पढ़ पढ़ के ये खुद भी डिप्रेशन में पहुंच गया आइसोटोनिसिटी को, तो वो कोरिलेट करता है सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से। अब मेजर करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को टेस्ट सॉल्यूशन के, फिर उसको कंपेयर कर देंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन से जो हमारा बॉडीली फ्लूइड है। अब आइसोटोनिक बेंचमार्क होता है, उसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एक फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन देखने को मिलता है। अब जो हमारा क्या है एफपीडी जो है -0.52 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर इसकी इंटरप्रिटेशन हो, अगर आपका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इससे मैच करता है तो आप कह सकते हो ये आइसोटोनिक है। अगर थोड़ी बहुत ही डिविएशन आती है, इसमें आगे पीछे जाता है नंबर, तो आप क्या कह सकते हो, ये हाइपो हो सकता है या हाइपर हो सकता है। तो ये क्रायोस्कोपिक है। देन हीमोलाइटिक में क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन जो है, हमारा जो ये सॉल्यूशन हमने बनाया, अगर वो आरबीसी को अफेक्ट करता है तो आप उससे पता चल जाएगा कि हाँ यार ये टॉनिसिटी, ये मतलब देख रहे हो सेल पे डायरेक्ट ही वर्क कर दो कि आरबीसी पे ही डायरेक्ट अटैक कर दो, देख लो मरेगा तो ठीक है, ये आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक नहीं है, नहीं मरा तो मतलब माइक्रोस्कोप के अंडर अगर हम देखते हैं इसको, देन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका आरबीसी एक साथ रहा, कोई चेंज नहीं हुआ उसकी स्पेस में, तो ठीक है चलो आइसोटोनिक है। अगर उसका क्या हुआ, ये थोड़ा सा प्रिसाइज नहीं है, आई गेस इतना प्रिसाइज नहीं है जितना हमारा क्रायोस्कोपिक है, उसमें हम मेल्टिंग पॉइंट -0.52 से एग्जैक्ट कंपेयर कर रहे हैं, बट इसमें हम आउटकम को मेजर कर रहे हैं, विजुअली चेक कर रहे हैं। आरबीसी एब्जॉर्ब करेगा वाटर, शेल में बर्स्ट हीमोलाइसिस और आरबीसी लूज, मतलब प्रिसाइज भी नहीं बोल सकते आप इसको, नंबर न्यूमेरिकली नहीं देख सकते, आपके पास नंबर नहीं आएगा, आप ये नहीं कह सकते कि इतना पॉइंट इतना है तो आइसोटोनिक है, इतना है तो, बट ये आप चेक कर रहे हो डायरेक्टली आरबीसीज पे कि आरबीसी को अगर सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो किस तरीके से अफेक्ट देखने को मिलता है, उसकी फिजिकल स्टेट कैसे चेंज हो जाती है। बस ये हीमोलाइटिक मेथड में यही होता है। अब मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी, अब आइसोटोनिसिटी अगर आपको एडजस्ट करनी है वो कैसे करोगे, अगर हमें उसे एडजस्ट करना है तो दो मेथड है, एक आपका क्लास 1 मेथड है, एक आपका क्लास 2 मेथड है। क्लास 1 मेथड में आपका सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड है, एंड देन सेकंड मेथड व्हाइट विंसेंट मेथड होता है। क्लास 2 मेथड में आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड आ जाता है, देन स्प्रॉल्स मेथड आता है। अब जैसे क्लास 1 मेथड है, उस मेथड में हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं जिससे कि टोनिसिटी जो है किसी सॉल्यूशन की वो एडजस्ट हो पाए बिना उसके वॉल्यूम को चेंज किए हुए। हम वॉल्यूम नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ उसमें सॉल्यूट को ऐड करके टोनिसिटी को, आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करेंगे या एडजस्ट करेंगे। जैसे टेक्निक में हमारा सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड आता है। अब आपको कैलकुलेट करना है कितने अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड ज़रूरी है सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए। अब सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट है, वो रिप्रेजेंट करता है कितने अमाउंट ऑफ NaCl है जो बहुत ज़रूरी है सेम ऑस्मोटिक इफेक्ट के लिए जितना 1 ग्राम ऑफ ड्रग की ज़रूरत है। तो इस फॉर्मूला को अगर निकालना है तो कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अमाउंट ऑफ NaCl नीडेड इज इक्वल टू 0.9%
into volume in ml, देन माइनस ई मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ ड्रग इन ग्राम्स। तो इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे कितने अमाउंट हमें NaCl की रिक्वायरमेंट है। अब NaCl 0.9% तो हमें पता है कि आइसोटोनिक होना चाहिए, वो कर देगा आइसोटोनिक, बट आपको कितना NaCl चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है, वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो वो कैलकुलेट हो जाएगा, फिर सब्सट्रैक्ट कर दोगे आप उसको, फिर ऐड करोगे डिफरेंस को, तो अनदर सोल्यूट या सुटेबल सोल्यूट जो आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसको लगा सकते हो। वाइट विंसेंट मेथड है, इसमें जो भी वॉल्यूम है हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन का उसको बना सकते हैं हम ड्रग के साथ, बस इतना है। अब जैसे आपका वॉल्यूम है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, उसको प्रिपेयर करोगे, वेट जो है ग्राम में आएगा, देन आपका सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना। आपका एडजस्टमेंट के लिए आप डाइल्यूट द ड्रग टू द कैलकुलेटेड वॉल्यूम विद वाटर, ऐड आइसोटोनिक डाइल्यूएंट्स टू रीच द फाइनल डिजायर्ड वॉल्यूम। तो ये सारे ना एडजस्टमेंट क्या होते हैं, अगर आपको कहीं भी, नॉर्मल सी बात है, हमें एडजस्ट करना है, देन ओनली इट विल बिकम आइसोटोनिक, ठीक है। वही चीज़ हमारे माइंड में है कि हम उसको आइसोटोनिक कैसे करें या कैसे मेंटेन रखें, प्रिसीजन आ जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। सिंप्लिसिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, इक्विवेलेंट्स को यूज़ करके हम कर देंगे, बट थोड़ा सा इसकी डिपेंडेंसी क्या होती है, हमारे ट्रिपल ई वैल्यू पे डिपेंड करती है, और बहुत सारी जगह ये सूटेबल नहीं होता। सॉल्यूट्स देखो, हर चीज़ हर जगह नहीं अप्लाई होती। आपको लगता है आप जो बोल रहे हो वो हर चीज़ सही है, मुझे लग रहा है मैं जो बोल रही हूँ वो सब सही है, तो वही चीज़ है ना, आपके लिए आप सही हो, मेरे लिए मैं सही हूँ, तो हर जगह हर चीज़ सूटेबल नहीं होती सेम, ठीक है। बातों की बात अलग है, बट ये लिमिटेशंस इसकी अलग है। अब क्लास सेकंड मेथड्स पे आते हैं, वहाँ पे हम सॉल्यूट को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे हम वाटर को ऐड करके टोनिसिटी, आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका जो एक सॉल्यूशन है वो एक फाइनल वॉल्यूम पर पहुंच सके और एज अ आइसोटोनिक या बफरिंग सॉल्यूशन बन सके। इसमें हमारा सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड है। आपको अगर सॉल्यूशन को एडजस्ट करना है उसकी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को देखते हुए, तो आपको उसको मैच करना पड़ेगा बॉडी फ्लूइड से, ठीक है। आप उसको किससे मैच करोगे, बॉडी फ्लूइड से। अब सबसे पहले तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हिसाब से क्या कैलकुलेट करोगे कि -0.52 डिग्री सेल्सियस, यही है, डिटरमाइन करोगे। देन आप उसका जो ड्रग्स ने कंट्रीब्यूट किया है, फिर वाटर ऐड करोगे, एक डिजायर्ड वैल्यू या पॉइंट पर पहुंचोगे, फिर आपका फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा विद आइसोटोनिक डाइल्यूएंट्स। ये सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड है, कंपेयर कर रहे हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू से, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। स्प्राउल्स मेथड है, ये थोड़ा आप ऐसा बोल सकते हो सिमिलर ही है फ्रीजिंग पॉइंट मेथड से, बट इसमें हम टेबल्स यूज़ करते हैं कि जिससे हम कोरिलेट कर सकें उसके फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को वॉल्यूम से। स्टैंडर्ड टेबल यूज़ करेंगे जिससे कि वॉल्यूम जो है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन का वो हो सके, एडजस्ट कर सको आप, साथ ही साथ सॉल्यूशन की अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो पाए, एडजस्ट हम कर सकें उसको। फ्लेक्सिबल है ये मेथड, इजी टू अप्लाई है। लिमिटेशन आती है, थोड़ा सा समझने में आता है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे हम मैच करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, देन ओनली इट विल वर्क। कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, जिससे कि आप फ्रीजिंग पॉइंट एक्यूरेटली मेजर कर पाओ, कि एक्यूरेसी से क्या हो, आपका रिजल्ट आ सके, ठीक है। तो ये है देन, तो बस इसमें हमने पीएच पढ़ना था, बफर पढ़ना था, देन आपके आइसोटोनिसिटी पढ़नी थी, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस पढ़ने थे, वो हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारी लास्ट यूनिट थी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।